इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वो वर्क डन उसको रोटेट करने में कितना लगता है, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा वन पोजीशन से थीटा टू पोजीशन पे ले जाने के लिए उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। ओके, वो जो हम वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के उसमें स्टोर हो जाता है, और वो कितना होता है वर्क डन, दिस। यहाँ पे P क्या है, दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, so this is strength of the dipole, this is strength of the electric field. Okay, theta 1 initial position, theta 2 final position. Okay, now suppose हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसकी इनिशियल पोजीशन हम मान लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन कौन सी थी, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड में जा रहा है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कैसी है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इस कंडीशन में था, इसको हमने कितना घुमा दिया, थीटा एंगल पे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया। सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो कितना घुमाया है इसको हमने, कितना रोटेट किया, थीटा एंगल पे। तो इनिशियल पोजीशन कैसी थी इसकी, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी ये कितना एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, जीरो एंगल बना रहा था, और अब कितना बना रहा है, थीटा एंगल। सो जीरो एंगल से थीटा एंगल पे ले जाने के लिए, नाउ इफ द डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम initial position theta 1 is equal to 0 degree to final position theta 2 is equal to any angle theta, then the work done will be PE कॉस थीटा वन कितना है, 0 डिग्री, माइनस कॉस थीटा टू कितना है, थीटा। सो दिस इज PE, कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द वर्क डन। तो बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। हमने बता दिया कि थीटा वन कौन सी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, और थीटा टू कौन सा है, कोई भी एक जनरल एंगल थीटा है। तो अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल पे रोटेट करते हैं तो इसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। जितना हम इस पर वर्क करते हैं वो इसकी एनर्जी बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in rotating the electric dipole from stable equilibrium position to a new position which is theta. Okay, so this is the amount of work done in rotating the electric dipole from stable equilibrium position to a new position theta. One thing we should remember कि वर्क डन इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर हम वर्क तब भी करते हैं जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। ओके, तो याद रख लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को
रोटेट कर रहे हैं, और रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? टॉर्क करता है। यानी यहाँ पे टॉर्क के अगेंस्ट हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा के अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करेंगे तो हम कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके फ्री छोड़ दें, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसको ले जाके ऐसे यहाँ पे हमने फ्री छोड़ दिया कैसी भी पोजीशन में, तो ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? ये ऑटोमेटिकली घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अलाइन हो जाएगा किसके अलोंग? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। क्यों? क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ है, टूवर्ड्स राइट। ओके, तो राइट साइड में डायरेक्शन होने से नेगेटिव चार्ज को तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये कैसे अलाइन हो जाएगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तो हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल की किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट होने की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो कैसी होती है? क्लॉकवाइज। ओके, तो इसको क्लॉकवाइज नेचुरल जो इसका रोटेशन है उसके अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अगर हम इसको पकड़ के एक्सटर्नल टॉर्क लगा के, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क के अगेंस्ट अपना वाला एक्सटर्नल टॉर्क लगा के अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर वर्क करेंगे। ओके, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पे इसको स्प्रिंग से बांध रखा है और इसको ऐसे हम ऊपर खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं तो ये स्प्रिंग क्या करती है? खींचती है। तो ये स्प्रिंग खींचेगी, स्ट्रेच होगी, तो हमें जितना ज़्यादा हम इसको घुमाएंगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग का फोर्स डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगी, उतना ज़्यादा हमारा वर्क होता जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर हमने क्या कर दिया? वर्क कर दिया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। जैसे ही हम यहाँ से हाथ हटाएंगे तो ये डायपोल वापस क्या करेगा? ये खींची हुई स्प्रिंग है, ये खींची हुई स्प्रिंग क्या करेगी? अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहेगी। तो ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहेगी तो अपनी जो इसकी नेचुरल रोटेशन है क्लॉकवाइज उसके अकॉर्डिंग ये वापस नीचे आ जाएगा डायपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे हम तभी वर्क करते हैं रोटेशन के अंदर जब हम इसको इसकी नेचुरल टेंडेंसी जो है क्लॉकवाइज घूमने की उसके अपोजिट इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसको अपोजिट घुमाएंगे, क्लॉकवाइज के अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी घुमाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब हम कहेंगे कि हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से थीटा डिग्री पे घुमाने के लिए हमने कितना वर्क किया इस पर? PE 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हैं, या यूँ कह दीजिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं और फिर उसको घुमाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पास दो कारणों से आती है। पहला तो वो वर्क जो उसको रोटेट करने में किया गया हो, वो रोटेशन के अंदर जो वर्क डन हमने किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। दूसरा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा भी तो है हमने, और हम कहाँ से लाते हैं हमेशा चार्ज को? इनफाइनाइट से पकड़ के। तो इनफाइनाइट से जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए थे तो उस लाने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल को इनफाइनाइट से पकड़ के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए भी तो हमने वर्क किया था। तो उस वर्क को भी यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो वर्क भी इसके अंदर क्या बनेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी दो कारणों से आती है। पहला रीजन तो हो गया द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट से उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो हमने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और दूसरा किसके कारण आएगी पोटेंशियल एनर्जी? उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके हमने उसको क्या करा? घुमाया। तो घुमाने में भी हमने वर्क करा। ओके, जब हम इनफाइनाइट से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को ला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अपोज कर रहा है। ओके, तो हम उस अपोजिशन वाले फोर्स के अगेंस्ट अपना वाला फोर्स लगा के उस इलेक्ट्रिक डायपोल को लाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्क किया, फिर उसको लाके रोटेट करते हैं, ये दूसरा वर्क किया। तो ये दोनों वर्क डन मिलके इसका क्या बनते हैं? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अभी तो हमने रोटेशन वाला वर्क डन तो फाइंड आउट कर लिया, रोटेशन में इतना वर्क होता है। ओके, अब हमें कौन सा वर्क डन फाइंड आउट करना है? इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क किया। ओके, तो उसके लिए हम अब नई कैलकुलेशन करेंगे। सो द वर्क डन
on the electric dipole in bringing it from infinite to the electric field. This is the uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हम जानते हैं हर लोकेशन पे इंटेंसिटी और डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम यहाँ से पकड़ के एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके आ रहे हैं ऐसे, और ऐसे ला के रखते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया P। इधर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और ये नेगेटिव चार्ज माइनस Q। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इट्स डायपोल मोमेंट P। ओके, नाउ इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, ऐसे पकड़ के ला रहे हैं। ओके, तो देखिए जब हम इसको ऐसे लेके आते हैं तो जब B पॉइंट पे सबसे पहले कौन आया होगा, माइनस Q चार्ज आया होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए हमें क्या कोई वर्क करना पड़ा होगा। तो सोचिए नेगेटिव चार्ज को तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जो सोर्स चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज B पे आता है, एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत है या अपने आप ही आता है, तो ऑब्वियसली अपने आप ही आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, ये विदाउट एनी एक्सीलेशन आए, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको कैसे लाना पड़ेगा, बिल्कुल स्लोली यानी स्मूथली। ओके, ताकि इसके अंदर कोई एक्सीलेशन डेवलप ना हो, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए। ओके, तो उसके लिए देखिए ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो हम चाहते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज में एक्सीलेशन डेवलप ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा इसके मोशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे ये वाला पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, तो ये भागते हुए आता है, तो हम ऐसे हाथ लगा के रखते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ताकि इसका नेगेटिव चार्ज का मोशन कंट्रोल में रहे, एक्सीलेशन डेवलप ना हो, ताकि धीरे धीरे आए। तो धीरे धीरे आए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपोजिशन क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, उसके अपोजिट हम बाहर की तरफ एक फोर्स लगा के रखते हैं। ओके, तो उसके कारण ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे आता है। ओके, और कहाँ पे आता है, इनफाइनाइट से कहाँ के पहुँचता है, B पॉइंट पे आके पहुँचता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक कार चल रही है, कार में हमने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई कर तो दिया, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, कार चलना रुकती नहीं है, कार चलती रहती है इसी डायरेक्शन में। ओके, एक कार ऐसे जा रही है, हमने ब्रेक अप्लाई करा, तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, कार चलेगी लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चल तो रही है कार लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई है। ओके, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट से B पॉइंट पे आ रहा है, तो हमने क्या करा, नेगेटिव चार्ज को B पॉइंट पे आने के लिए हमने क्या करा, हमारा वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हमने हमारा वाला फोर्स लगाया, और हमारा वाला फोर्स लगा के इसके मोशन को हमने कंट्रोल किया। ओके, तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज B पे लेके आते हैं हम। और नेगेटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज भी इसके साथ साथ आ रहा है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज B पॉइंट पे था, तो पॉजिटिव चार्ज पीछे कहीं पे होगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज को B तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा। ओके, इसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो वर्क जो हमने इस पर किया वो इसकी क्या बनती है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है। ओके, माइनस Q पे कितना वर्क करा हमने, मान लेते हैं B पॉइंट तक लाने के लिए, इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाने के लिए माइनस Q पे जो वर्क होता है वो होता है -100 जूल। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। ओके, -100 जूल। -Q चार्ज को B लोकेशन तक आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, -100 जूल। फिर ये -Q चार्ज कहाँ पे आ गया, A पॉइंट पे आ गया। जब -Q A पे आता है तो +Q किस पे आ जाता है, B पे आ जाता है। तो ऑब्वियसली +Q चार्ज को B तक लाने के लिए, इनफाइनाइट से B लोकेशन तक +Q चार्ज आएगा, तो उस पर कितना वर्क होगा, +100 जूल। नेगेटिव पे भी 100, पॉजिटिव पे भी 100, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों पे वर्क डन कैसा है, सेम है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से।
तो इनफाइनाइट से बी तक माइनस चार्ज आया, -100 जूल वर्क हुआ, प्लस क्यू चार्ज आया बी पे इनफाइनाइट से, +100 जूल वर्क हुआ। तो बी लोकेशन तक आने के लिए दोनों चार्जेस पे, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल वर्क डन कितना हुआ? 0। ओके, तो फिर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वर्क हुआ या नहीं हुआ? तो ऑब्वियसली हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वर्क। -q चार्ज को बी से ए तक ले जाने के लिए जो वर्क हमने किया, वही वर्क डन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। इनफाइनाइट से इस लोकेशन पे लाके इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रखा, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमने कितना वर्क किया? वो टोटल वर्क डन कौन सा होगा? वो वर्क डन होगा बी से ए तक -q चार्ज को ले जाने में। तो -q चार्ज को बी से ए तक लेके जाएंगे तो उस पर जितना वर्क होगा वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इस सिस्टम का क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वर्क डन तो केवल -q पे हो रहा है, तो फिर पूरे सिस्टम का कैसे होगा वर्क? पूरे सिस्टम की एनर्जी क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि -q से कौन अटैच है? +q। ओके, तो जब हम -q को b से a तक लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली +q भी पीछे से कहाँ पे आ रहा है? b पे आ रहा है, तो +q भी तो चल रहा है। +q और -q दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी रहती है? फिक्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो बीच की डिस्टेंस है वो कैसी रहती है? फिक्स। तो जब -q b से a पे आ रहा है तो इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए +q भी तो पीछे से b तक आया। तो यानी अगर -q पे हमने वर्क किया b से a तक ले जाने में, तो ऑब्वियसली +q भी तो कहीं से आया पीछे से b तक, तो +q के ऊपर भी क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। तो जो टोटल वर्क हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? -q को b से a तक ले जाने में। और ये वर्क डन केवल -q पे नहीं, -q का नहीं कहलाएगा, ये वर्क डन पूरे सिस्टम का कहलाएगा। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो हमने टोटल वर्क किया, वो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होगी। ओके, तो ये वाला वर्क डन हमें निकालना है। सो नाउ the amount of work done in bringing the electric dipole from infinite to a location in an external electric field along a parallel to its direction, parallel to its electric field direction, is only the work done in moving -q charge from point B to point A. Okay, so the amount of work done in bringing the electric dipole from infinite to a location in an external electric field parallel to its electric field direction is only the work done in moving -q charge from point B to point A. Okay, since the work done on the dipole in bringing to position A is cancelled out because of equal and opposite, equal and opposite work is done.
to point A. Okay, so from point B to point A, since the work done position A. No, so this will be point B. It's cancelled out. Okay, so इस इलेक्ट्रिक डायपोल को माइनस क्यू चार्ज को बी से ए तक ले जाने में जो वर्क है वही काउंट होगा. ओके, और बी पॉइंट तक लाने के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पे वर्क किया वो इक्वल और अपोजिट होने के कारण, इक्वल यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट होने के कारण यानी अपोजिट इन साइन, डायरेक्शन नहीं, अपोजिट इन साइन. एक पॉजिटिव वर्क डन है और एक नेगेटिव वर्क डन है. ओके, इसलिए बी तक लाने के लिए वर्क डन टोटल 0. तो टोटल वर्क डन हमें कहाँ मिला? ये वाला. अब कितना है ये वर्क डन देखिए. सिंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. किसके कारण वर्क निकाल रहे हैं? नेगेटिव चार्ज के कारण. नेगेटिव चार्ज को बी से ए तक लाने के लिए. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2L. दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल. ओके, तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा? जिसके कारण वर्क हो रहा है, माइनस क्यू चार्ज पे. माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? माइनस क्यू ई. फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है तो माइनस क्यू इंटू ई इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट? 2L. 2L. सो Q2L ये क्या है? दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस P इंटू ई. ओके, वॉट इज P? डाइपोल मोमेंट. Q2 और L ये क्या चीज है? P किसके इक्वल होता है? P होता है 2QL. इसमें 2L ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ. और Q क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लिखा. तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है P, वो हमने लिख दिया Q2L. यहाँ पे P लिख दिया उसकी जगह और E एज इट इज आ गया. तो वर्क डन कितना आ रहा है? नेगेटिव ऑफ PE. तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखते हैं तो उसके ऊपर कितना वर्क करते हैं हम? माइनस PE. So remember this. W is equal to minus PE. It is the amount of work done in shifting or bringing the electric dipole from infinity to a location inside the external electric field. Parallel to its direction. Okay, so this is the amount of work done. तो देखिए अब हमारे पास दो वर्क डन आ गए. एक इससे पहले किया था, वो वर्क डन था रोटेशन का. ये वर्क डन है इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का. ओके, तो अब इन दोनों वर्क डन को अगर हम मिला देते हैं तो डेट बिकम्स द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल किसके इक्वल है? ये इक्वल है वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रिक डायपोल from infinity to the stable equilibrium position.
स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में ला रहे हैं हम, इसको ऐसे लेके आएंगे तो प्लस क्यू चार्ज तो इस तरफ है, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यानी कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लेफ्ट टू राइट है तो एंगल कितना है, 0, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ये हम टॉर्क में पढ़ चुके हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, प्लस और कौन सा वर्क डन जुड़ जाएगा, रोटेशन वाला, वर्क डन इन rotating the electric dipole from stable equilibrium position to a new position। तो ये दोनों वर्क डन को हमें ऐड कर देना है, वो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो उसको सिंबल चेंज कर देते हैं, U इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू, तो ये कितना आया था अभी हमारा, माइनस पी इंटू ई, प्लस दूसरा कौन सा वर्क डन है, द वर्क डन इन रोटेटिंग, रोटेशन वाला वर्क डन, वो कितना था, पी ई कॉस 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो दोबारा से देखिए, इनफाइनाइट से स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में लाके हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, इनफाइनाइट से लेके आए पकड़ के स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में लाके रख दिया, तो इस पे हमने कितना वर्क किया, माइनस पीई। ओके, अब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से हम ऐसे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और किस एंगल पे ले जाते हैं, थीटा एंगल पे ले जाते हैं, तो उसमें कुछ वर्क किया, वो कितना वर्क है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना वो वर्क डन, प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाना वो वाला वर्क डन, तो दोनों वर्क डन को हमने ऐड कर दिया। सो माइनस पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा, सो पी से पी कैंसिल, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, माइनस पीई कॉस थीटा। So this is the potential energy of electric dipole, या यू कह सकते हैं the amount of work done on the electric dipole in bringing it from infinite to the stable equilibrium वाली position and then rotating it in the electric field from equilibrium वाली position. So this is the total work done, total potential energy. अब इसके स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस, पहला, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल भी हमने कैसे रखा है, इसी डायरेक्शन में रखा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके पास, देखिए u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा कॉस 0, तो ये हो गई u इज इक्वल टू माइनस पी ई। ओके, ये एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली। दूसरा, व्हेन डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल को हमने रखा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री, so u is equal to 0।
cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके बाद, 0। तीसरा केस, व्हेन डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डायपोल की डायरेक्शन, एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। ओके, ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, इसका मुंह किस तरफ कर दिया, इस तरफ कर दिया। अब यहाँ पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 180 डिग्री। सो माइनस PE कॉस 180 कितना होता है, -1, सो दिस इज PE, U इज इक्वल टू PE। ओके, तो देखिए तीनों पोजीशन हमने देख ली। मिनिमम एनर्जी कहाँ पे है, मिनिमम एनर्जी है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में है और पोटेंशियल एनर्जी एक बार 0 भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कब है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस में है, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त इसके पास जो एनर्जी है वो कैसी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज का ध्यान रखिए, PE पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये PE, P फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो ध्यान रखिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी जरूर है, लेकिन ये जो सिंबल है P स्टैंड्स फॉर डाइपोल मोमेंट, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे P मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिख लेते हैं अपन ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब ये कैसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान दे दीजिए क्या है ये, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, ठीक है, ये ब्लैक साइन जो है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, या इसको यूँ कर लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी ये वही स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है, यानी इनफाइनाइट से जैसे लेके आए थे वैसी पोजीशन में रखा हुआ है। तो इसके पास अभी एनर्जी कितनी होगी, इसके पास जो एनर्जी होगी उसके अंदर केवल कौन सा वर्क डन होगा, इनफाइनाइट से लाने वाला वर्क डन होगा, क्योंकि अभी तो इसको रोटेट किया नहीं हमने। तो इनफाइनाइट से इसको जब लेके आए यहाँ पे, उस वक्त इसके पास कितना वर्क हमने किया था, -PE। जब इसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके ऐसे रखा था, तब इस पर हमने कितना वर्क किया था, -PE। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -PE। जो वर्क हमने किया इस पर टोटल वर्क कितना किया था, -PE, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, -PE। तो देख लीजिए -PE पोटेंशियल एनर्जी इसके पास। अब इसको हमने क्या करा, ऐसे घुमाया और 90 डिग्री पे इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। ओके, तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो देखिए 90 पे घुमाने के लिए, केवल रोटेशन वाली बात कर रहा हूँ अभी, इनफाइनाइट से लाने वाली एनर्जी मत ध्यान दो। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि इसको इक्विलिब्रियम से हमने ऐसे घुमाते हैं 90 डिग्री में, तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन कितना हुआ इसके ऊपर, P इंटू E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो थीटा को 90 कर दीजिए तो कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0, तो बाहर कितना रह गया, केवल PE। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इक्विलिब्रियम से ऐसे घुमाते हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 90 डिग्री तक लाने के लिए PE। ओके, उस PE के अंदर अब हमें कौन सी एनर्जी को ऐड कर देना है, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए जो एनर्जी लगी है इसमें, वो कितनी लगी है, -PE। तो -PE एनर्जी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके आए, वो वर्क डन, -PE वर्क डन, और फिर इसको हमने 90 डिग्री पे घुमाया, वो वर्क डन कितना है, P इंटू E। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, P इंटू E माइनस P इंटू E। ओके, PE वर्क डन तो हो गया इसको इक्विलिब्रियम से ऐसे घुमाने में, और -PE वर्क डन हो गया इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में और 90 डिग्री घुमाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास। जब इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हमने ऐसे रोटेट करके ऐसे पकड़ रखा है, लेकिन इसको इनफाइनाइट से लेके आए, वो वर्क डन भी तो ऐड करना है, तो वो वर्क डन कितना है, -PE।
और इसको रोटेट किया तो कितना वर्क डन, पीई। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया इस पोजीशन के लिए, पीई माइनस पीई यानी 0। तो इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 90 डिग्री पे, 0। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, जिसको हम इनफाइनाइट से लाके ऐसे रखे थे यहाँ पे, इसके ऊपर कितना वर्क किया था हमने, माइनस पी। अब इसको हमने ऐसे घुमा दिया। ओके, अब रोटेशन का वर्क डन देखिए, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री घुमाते हैं तो वर्क डन कितना होता है, पीई। और 90 डिग्री घुमा दिया तो वर्क डन कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ पीई। तो इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री घुमाने में टोटल वर्क डन कितना है, ट्वाइस ऑफ पीई। ओके, तो ये तो रोटेशन वाला वर्क डन हो गया। लेकिन इसको घुमाने में, इस पोजीशन में लाने से पहले हम इसको इनफाइनाइट से लेके आए, वो वर्क डन भी ऐड करना है। तो इनफाइनाइट से लाने में कितना वर्क डन था इसके पास, कितना वर्क किया था हमने इस पर, माइनस पी। तो माइनस पी तो इनफाइनाइट से लाने में, और इस पोजीशन से 180 डिग्री घुमाने में कितना, ट्वाइस ऑफ पी। तो ट्वाइस ऑफ पी माइनस पी कितना हो गया, पी। तो 180 डिग्री में जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ दिखेगा हमें, तो इसके ऊपर जो टोटल वर्क डन है उसमें आप केवल रोटेशन वाले वर्क डन को काउंट मत करना, ये वाला वर्क डन भी काउंट होगा इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में। ओके, तो चाहे आप इसको इस पोजीशन पे रखिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखिए इलेक्ट्रिक डायपोल को, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखिए। ये वाला वर्क डन बिल्कुल नहीं भूलना है जो इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ तक लाने में हमने किया है। और ये वर्क डन कितना है, माइनस पी। तो जब हम इसको एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तब तो हमने इसको रोटेट नहीं किया, तो रोटेशन वाला वर्क डन काउंट नहीं हो रहा। तो केवल कौन सा हो रहा है, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में, वो कितना है, माइनस पी। ओके, फिर इसको 90 डिग्री घुमा दिया, इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आए, वर्क डन कितना, माइनस पी, और फिर 90 डिग्री घुमा दिया, वर्क डन कितना, पी। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0। फिर 180 डिग्री घुमाया, तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में माइनस पी, और यहाँ से ऐसे 180 डिग्री घुमाने में ट्वाइस ऑफ पी। तो टोटल कितना निकल के आया, ट्वाइस ऑफ पी माइनस पी यानी पी, ये वर्क डन हो गया। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होती है 180 डिग्री पे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है, माइनस पी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमेशा, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, कोई सी भी चीज़ इस दुनिया में हमेशा कहाँ रहना चाहती है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में, लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहती है और आराम से रहती है। ठीक है, इसलिए जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होता है तब ये क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। यानी ये अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अगर हम इसके अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वापस से ये अपनी इसी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ रहना चाहता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। और देख लीजिए इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट है यहाँ पे, माइनस पी। ओके, और यहाँ पे इसकी एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने पढ़ा है टॉर्क में कि अगर इस पोजीशन में इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो है इसके पास, लेकिन ये जो पोजीशन है कैसी है, अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पे अगर हमने कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, सपोज हमने ऐसे थोड़ा सा छेड़ा, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन को भूल जाएगा, छोड़ देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होगा क्योंकि इसके पास ये भी कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो इसके पास एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को लेके घूम जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे इसके पास एनर्जी कैसी है, मिनिमम। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं, सपोज इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने थोड़ा सा ऊपर करा यूँ और हाथ हटाया, तो वापस से ये इसी कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी कैसी है, नेगेटिव में, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो रिमेंबर दिस, कभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पूछा जाए, उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, तो हमेशा ध्यान रखिए उसके पास दो कारणों से पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहला, आप इलेक्ट्रिक डायपोल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो उस पर वर्क करना पड़ेगा लाने के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके आप उसको रखेंगे तो नहीं, उसको घुमाएंगे भी सही, तो इनफाइनाइट से लेके आना वो वर्क डन, प्लस उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करना वो वर्क डन, ये दोनों वर्क डन काउंट हो गए। फिर ये दोनों वर्क डन काउंट होके उस इलेक्ट्रिक डायपोल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू।